काफी तपिश है। टेम्परेचर जैसे से आगे बढ़ रहा है, तपिश बढ़ती चली जा रही है। वैसे तो 26 अप्रैल को यानी कि कल दूसरे चरण का मतदान होना है, इससे तो तपिश थी, लेकिन एक और वजह है, गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश की सियासत की तपिश बढ़ा दी। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आज बात करेंगे गांधी परिवार की। गांधी परिवार क्या करने जा रहा है। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और उनकी टीम सक्रिय हो चुकी है। वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ने जा रही हैं और उनकी भी टीम सक्रिय हो चुकी है। कहा यहां तक यह जा रहा है कि रामलला के दर्शन करने के बाद वे जो है अपना ऐलान कर देंगे, यानी कि खबर पूरी तरह से पक्की है और अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार चुनाव लड़ने जा रहा है। जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि राहुल गांधी वायनाड क्यों चले गए, अमेठी छोड़कर क्यों भाग गए, क्यों चले गए। स्मृति ईरानी ने भी चैलेंज किया और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता प्रवक्ता जो है टीवी स्क्रीन पर या गाए बगाए यही कहता रहता था कि वायनाड चले गए, वायनाड चले गए, आइए जरा मैदान में आइए। तो राहुल गांधी आ गए अमेठी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई रायबरेली। तो अब ये जो चुनाव है कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि रायबरेली की सीट से गांधी परिवार का बहुत पुराना और भावुक रिश्ता है। सोनिया गांधी यहां से सांसद रही हैं और इस वक्त वो जो है राज्यसभा चली गई हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि यहां से कौन लड़ेगा या फिर गांधी परिवार का रिश्ता रायबरेली से खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेठी और रायबरेली जिससे एक भावुक रिश्ता है, करीबी रिश्ता है गांधी परिवार का, उस दोनों सीटों को लेकर गांधी परिवार वापस उत्तर प्रदेश के राजनीतिक अखाड़े में आ गया है और ताल ठोक रहा है कि ठीक है भैया, हम वापस आ गए। अब सवाल यह उठता है कि अमेठी में तो स्मृति ईरानी होंगी सामने, तो रायबरेली में कौन होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने अटकलें लग रही हैं, वरुण गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि अपनी चचेरी बहन के सामने वरुण गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। अभी उन्होंने समय मांगा है बीजेपी से, क्योंकि वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कट चुका था और अटकलें लग रही थी कि वे जो है या तो कांग्रेस में चले जाएंगे या फिर क्षेत्रीय पार्टी में शामिल हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो कहां जाएंगे, क्योंकि मेनका गांधी तो जो है उनकी मां बीजेपी के लिए जन समर्थन जुटा रही है, चुनाव प्रचार कर रही है। आइए इसी में दो खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। 26 अप्रैल के बाद यानी कल जो वायनाड में चुनाव के बाद इस पर अंतिम फैसला होगा। सबसे महत्वपूर्ण रहेगा प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी का यह पहला चुनाव होगा, पहली बार वो चुनावी राजनीति में आएंगी, यानी पहली बार चुनाव लड़ेंगी। तो गांधी परिवार से वो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। दो खास मेहमान डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी हमसे जुड़ेंगे इसके अंदर, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। कैसे देखते हैं यदि वरुण गांधी सामने होते हैं और यदि नहीं भी होते हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा यदि अकेले ही चुनाव लड़ती हैं और पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो उनका चुनावी सफर कैसा रहेगा और कांग्रेस को क्या मिलने वाला है। जिस तरीके से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता या फिर कुछ कांग्रेस के समर्थक जैसे कहते हैं कि उनके अंदर इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है, तो क्या देश को एक और इंदिरा मिलने जा रही है। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रहेंगे और हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी हमसे जुड़ेंगे, पूरी बातचीत करेंगे और समझेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या होने वाला है। बलराम गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कल हमने बात की थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने पहुंच गए हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के अंदर कन्नौज वो पुरानी सीट जिससे कभी अखिलेश यादव चुनाव लड़े, मुलायम सिंह का परिवार का गहरा रिश्ता रहा, इत्र नगरी जहां से कभी डिंपल ने चुनाव लड़ा और एक बार सुब्रत पाठक को हराया, दूसरी बार हार गई और तीसरी बार में खुद अखिलेश यादव पहुंच गए। अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है एक बार जब डिंपल यादव फिरोजाबाद से चुनाव हारी थी, उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति की परिभाषा ही बदल दी थी। तो कहीं ऐसा ना हो इस बार जब डिंपल यादव कन्नौज से हारी हैं और कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव, तो क्या करेंगे, क्या धमाल मचाएंगे। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहली बॉल पर छक्का मारूंगा, तो आखिरकार अखिलेश यादव का एक कॉन्फिडेंस बेवजह है या चुनावी है या फिर इसकी वजह कुछ और है, यह समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यदि हम चुनाव की बात करें
आज से लगभग जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब पहले 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे, फिर 13 महीने के लिए रहे, उसके बाद 5 साल रहे, और जब अपनी लोकप्रियता के पीक पर थे अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में और शाइनिंग इंडिया के साथ वो बाहर चले गए। ऐसे ही इस वक्त लोकप्रियता के पीक पर है नरेंद्र मोदी, तो क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आएंगे या फिर वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह से इतिहास लिखते हुए, इतिहास को दोहराते हुए बाहर हो जाएंगे? ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में गांधी वर्सेस गांधी। डॉक्टर बीपी त्यागी, कैसे देखते हैं गांधी वर्सेस गांधी? प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनावी राजनीति में उतर रही है रायबरेली से। वो देखिए अजय जी, जो हम भाषा सुनते हैं प्रियंका जी और जितने भी उनके सब प्रोग्राम होते हैं, उनका अपनी लैंग्वेज पे, अपनी भाषा पे बहुत कमांड है, अपने पहनावे पे बहुत कमांड है। वो जिस तरीके से बात करती हैं और अथॉरिटी में बात करती हैं कि ये काम तो करना ही है, और मतलब ऐसा लगता है जैसे अगर वो आती हैं सत्ता में तो उस काम को कर ही देंगी, तो उनको चांस मिलना चाहिए। वो क्योंकि फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे क्षेत्र से लड़ी हैं जो उनकी मम्मी वहाँ पहले से जीत के आई हैं। वहाँ पर उनकी मम्मी का भी बहुत अच्छा वो रहा है हमेशा, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इस चुनाव को निकाल लेंगी। जो अभी हमने वरुण गांधी जी की बात की है, वरुण गांधी जी के साथ जो प्रॉब्लम है वो हम सब लोग समझते हैं। वहाँ उनको पार्टी हेड ने फोन किया है, माननीय मोदी जी ने, तो वो अभी हाँ या ना की बात तो अभी नहीं कह सकते हैं, पर फिर भी अगर वो आते हैं तो 2 चीजें यहाँ सामने आ रही हैं कि जो ये भावना है सनातन की, उससे उनकी मम्मी ने चोट पहुंचाई है। अब जो चोट पहुंचाई है उसको आप ये देख के चलें कि जो इस्कॉन में उन्होंने आक्षेप लगाया था कि वो गाय को काटते हैं और बाहर आके हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने स्लॉटर हाउस खोला हुआ है, और इस्कॉन ने उनके ऊपर 100 करोड़ मानहानि का केस किया था, अगर आपको याद हो ये बात। तो इसकी जो छवि है ये अभी हमारा सनातन और हिंदू परिवार उसको भुला नहीं पाए। तो ये अगर वहाँ आते भी हैं वरुण जी, तो ये बात नहीं है कि ये प्रियंका को बहुत अच्छी फाइट दे पाएंगे। उनका कुछ और होगा गणित, लेकिन जो हमारा गणित है वो ये बताता है कि बहुत अच्छी फाइट वो नहीं है। जी नहीं, जिस तरह से आपका भी एक विश्लेषण है, बहुत अच्छा आपने बात कही कि जिस तरीके से इस्कॉन ने इनके ऊपर एक केस भी किया था। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि रायबरेली की सीट पर यदि वरुण गांधी भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, कोई और भी चुनाव लड़ता है, या फिर गांधी परिवार के 2 दिग्गज प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, एक अमेठी से एक रायबरेली से, यदि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा इससे? मैं थोड़ा सा इसको और भी समझना चाह रहा हूँ। देखिए अमेठी में राहुल गांधी जी जीत रहे हैं, और वो क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने कोई काम ज्यादा वहाँ किया नहीं है, एक्सेप्ट अपना एक फार्म हाउस बनाया है, वो जिसमें जाती हैं वहाँ रुकती हैं, लेकिन जो जमीनी लेवल पे काम होना है वो कुछ नहीं हुआ है। तो वहां तो ये क्लियर कट है कि वहां राहुल जी आएंगे, और ये अंदर की बात है, प्रिडिक्शंस भी हैं, वो तो आप 100% मान के चलें कि इस बार वो राहुल गांधी को बीट नहीं कर पाएंगी। जो यहाँ वाली मैं बात बता रहा हूँ रायबरेली वाली, उसमें इसलिए प्रियंका गांधी जी को कह रहा हूँ कि वो एक तो फर्स्ट टाइम है, अच्छी लीडर है, अच्छी वक्ता है, तो उनके बारे में भी मैं अपनी ओर से तो श्योर हूँ कि वो सीट निकाल लेंगी। और जो ये है वरुण जी का है, इनके ऊपर एक तो ठप्पा इन्होंने ही लगा दिया है भाजपा वालों ने, उनको वो जब उनको टिकट नहीं मिला है पीलीभीत से, तो एक ठप्पा तो उन्होंने ही लगा दिया क्योंकि ये ऐसे कैंडिडेट नहीं है जिनको हम टिकट दे दें, और एक ठप्पा उनकी मम्मी ने लगा दिया इसको उनके ऊपर वो करके, तो उनके पास 2 ठप्पे लग चुके हैं ना जी। तो अब अगर वो इनके प्रियंका जी के सामने आते हैं, वो 2 ठप्पों को लेकर आएंगे कि आप भाजपा के लिए भी काबिल नहीं थे, और आपकी मम्मी ने इसको उनके ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष किया है, जो इतनी बड़ी संस्था है।
चलिए ठीक है, तो आपके लिए मतलब यह है कि राह अभी मुश्किल है और कोई और व्यक्ति बीजेपी उतार सकती है प्रियंका गांधी के सामने, ये कहने का मतलब यह है। क्योंकि वरुण गांधी जो है गाए बगाए बीजेपी की आलोचना भी करते रहते हैं, वो उससे वैसे बीजेपी परेशान रहती है फिलहाल। बहुत मुखर है उस मामले में, बहुत मुखर है। उन्होंने किसानों का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठाया था और वो अपने ट्विटर हैंडल से सभी करते रहते थे। तो उनकी नाक में तो उन्होंने पहले से दम किया हुआ था, ये तो फैक्ट है। पर अगर वो झुक गई है, बीजेपी उनको टिकट देना चाहती है, उसमें उनके साथ पॉजिटिव फैक्टर क्योंकि प्रियंका सामने है, तो फिर यहाँ उनको दिक्कत आ सकती है। चलिए ठीक है। बलराम गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपने हमारे राजनीतिक विश्लेषक की राय सुन ली होगी, खुश होने वाली बात है आपके लिए तो खैर, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहता हूं क्या अभी अटकलें हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा जो है चुनाव लड़ने जा रही है नहीं जा रही? क्योंकि हमने कल भी जो है अटकलों के आधार पर अखिलेश यादव के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया था कि कन्नौज से नामांकन भरेंगे और लड़ेंगे चुनाव। ऐसे आज हम कह रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो है नामांकन भरेंगी और चुनाव लड़ेंगी रायबरेली से। जी जी अजय जी, उत्तर प्रदेश की जनता की और विशेषकर अमेठी और रायबरेली की जनता की ये एक अभिलाषा है कि गांधी परिवार के सदस्य ही यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि गांधी परिवार पे रायबरेली की जनता और अमेठी की जनता को देश आजादी के समय से पूरा भरोसा है। और जो गांधी परिवार ने विकास के काम रायबरेली और अमेठी में कराए हैं, उनको अभी भी जनता वहां की भूल नहीं पाई है। जैसा कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी अमेठी से थे और कुछ मतों से वो चुनाव हार गए थे जी। तो उस बात की बहुत ही ज्यादा जो ग्लानि है अमेठी की जनता को है। और स्मृति ईरानी जी ने पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से अमेठी की जनता के साथ में व्यवहार किया है और कोई भी विकास का काम न कर पाना स्मृति ईरानी के खिलाफ पूरी अमेठी की जनता को लामबद्ध करता है। आपने सवाल किया कि क्या प्रियंका गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? हम सभी कार्यकर्ताओं की और विशेषकर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तो मंशा है और मांग है अपने केंद्रीय नेतृत्व से, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और हमारे नेता राहुल गांधी जी से ये मांग है कि रायबरेली की सीट पे बहन प्रियंका गांधी जी को चुनाव लड़ाया जाए। अब चुनाव लड़ाना या न लड़ाना ये तय करने का काम तो केंद्रीय नेतृत्व तो करेगा, लेकिन जनता की मांग है भरपूर तरीके से कि अमेठी चाहती है कि अब अगर सोनिया जी अपनी खराब सेहत के कारण पॉलिटिकल चुनावी राजनीति में नहीं आना चाहती हैं तो उनकी जगह पे रिप्लेस करते हुए बहन प्रियंका गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ें। जी नहीं, पूरी पुख्ता रिपोर्ट है कि रायबरेली के अंदर प्रियंका गांधी की टीम सक्रिय हो चुकी है, ऑफिस तैयार किया जा रहा है। ऐसी अमेठी के अंदर भी है, राहुल गांधी की टीम सक्रिय है, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, रंगरोगन चल रहा है दफ्तर में। और अभी कुछ दिन पहले गौरीगंज में पोस्टर भी लगा दिए गए थे, तो उसके बाद से जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया है। और यदि सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है दिल्ली से, तो इसका मतलब खबर तो पक्की है और वो चुनाव लड़ेंगी। तो ये जो चुनाव यदि वो लड़ती हैं और चुनावी राजनीति में आती हैं, तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय हो सकती है, या फिर वो किस तरीके से काउंटर करेगी। और जिस तरीके से कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा, क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि बहन अलग हैं, बहन बाहर है, जब से विवाह हुआ है बहन बाहर है, लेकिन यदि चुनावी राजनीति में सक्रिय हो जाती हैं तो क्या फर्क देखने के लिए मिल रहा है आपके लिए? देखिए, अगर बहन प्रियंका गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो इसका देश की और उत्तर प्रदेश की महिलाओं में बड़ा सकारात्मक संदेश जाने वाला है। जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक त्यागी जी भी बता रहे थे कि जो प्रियंका गांधी जी का व्यक्तित्व है और जो उनकी बोलने की शैली है, जो उनका पहनावा है, वो देश की महिलाओं को प्रभावित करता है। प्रियंका गांधी जी
हमेशा सैद्धांतिक तरीके से ही बातें अपनी रखती हैं और सैद्धांतिक ही बातें करती हैं। उन्हें पूरे देश की, देश के जनमानस की, देश के हर वर्ग की, देश की महिलाओं की, देश के पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की चिंता है और उनको विकास के रास्ते पे लाने के लिए प्रियंका जी हमेशा काम करती रहती हैं। नहीं, अभी तो देखिए, अभी प्रियंका गांधी उनकी जी आलोचना हो रही अगर थी, रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, नहीं, तो ठीक है। पूरे देश में एक बड़ा सकारात्मक मैसेज जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए। और महिला मतदाताओं में जिनकी आबादी 50% है, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और महिला आबादी कांग्रेस पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए वोट करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। नहीं, आपको पूर्ण विश्वास है, लेकिन पिछली बार चुनाव के अंदर प्रियंका गांधी ने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन किरकिरी हो गई, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। वो जो स्लोगन था, जो नारा था प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, फेल हो गया था। उन्होंने वरिष्ठ और तेज तर्रार पत्रकार निदा अहमद को उतारा था उत्तर प्रदेश से, वो भी चारों खाने चित हो गई थी उत्तर प्रदेश में जाकर, अमरोहा जो है के पास जाकर। तो उन्होंने जितनी जो महिला कैंडिडेट भी उतारी, वो भी चुनाव नहीं जीत सकी। तो ऐसे में महिलाओं की वो आइकन कैसे बनेंगी जब वो जो नारा दे रही हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उस पर महिलाओं को यकीन नहीं था, उससे वोट परसेंटेज भी नहीं बढ़ा। कहना चाहते हैं जी, जो प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में राजनीति आज के समय में देश की, आप देख रहे होंगे 2014 के बाद राजनीति का स्तर कितना ज्यादा घट चुका है। आप देख रहे होंगे आज हमारी सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव में सिर्फ विजयश्री पाने के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करके देश के जनमानस में नफरत का माहौल बनाने का काम करते हैं। अरे ऐसी बातें मत बोलिए, क्या बात बोल रहे हैं आप। हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने बलराम गुप्ता जी, आपने अभी जो देश के पीएम के बारे में कहा, सुन लीजिए, देश के पीएम के बारे में कहा ऐसी नफरत फैलाते हैं। भैया, चुनाव आयोग का नोटिस दोनों को गया है, राहुल गांधी को भी और नरेंद्र मोदी जी को भी गया है, दोनों को गया है। कार्रवाई देख लेना अजय जी, कार्रवाई क्या होती है? दोनों कम नहीं है। नोटिस क्या है, कार्रवाई क्या होती है? चुनाव आयोग तो एकदम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम करता है। अच्छा, विपक्ष के नेता के मुंह से, जबान से अगर कोई शब्द फिसल जाता है, अब आप बताइए, महाराष्ट्र में होता तो वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं भेजता। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो उनका एक गीत बना जिसमें जय भवानी जय शिवाजी, नारा तो सुन लीजिए अजय जी, एक सेकंड के लिए समय चाहूंगा, सुन लीजिए। जय भवानी जय शिवाजी जो महाराष्ट्र का मराठों का एक धार्मिक के साथ साथ उत्साह पैदा करने वाला एक नारा है, उस पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर मंच पर जय श्री राम का नारा देते हैं। क्या वो धार्मिक उन्माद फैलाने की बात नहीं होती है? जय शिवाजी जय भवानी बोलना, उसके लिए नोटिस चुनाव आयोग जारी कर सकता है, लेकिन कितने भाजपा के नेताओं के खिलाफ आज चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है जो हमारे प्रभु राम जी के नाम का इस्तेमाल करते हैं? तो ये जो दोहरा चरित्र चुनाव आयोग का है, जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में काम कर रहा है, मैं आ रहा हूं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। जी, चलिए, त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ माननीय बलराम जी को कि हम चुनाव आयोग से कोई टिप्पणी न करें, इससे आपके चैनल भी प्रभावित हो सकता है जी। और आजकल इलेक्शन चल रहे हैं तो ये अच्छा भी नहीं है। हम आपस में हेल्दी डिस्कशन करें कि हमारे कैंडिडेट कितने अच्छे हैं, उनके कैंडिडेट क्या है, क्या कमियां हैं, क्या उनकी पार्टी बता रही है, क्या हम बता रहे हैं। मेरे विचार से सही बात है, क्योंकि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। आप अपने कैंडिडेट के बारे में बात करें, अपनी पॉलिसी के बारे में बात करें, अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात करें, अपनी रणनीति के बारे में बात करें। अगर आपको कुछ कहना है तो दूसरे पब्लिक फोरम है, आप वहां जाकर अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन दोनों की भाषा के ऊपर या दोनों के ऊपर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है, दोनों को भेजा है। ऐसा नहीं किसी एक को भेजा हो, ऐसा नहीं है, दोनों को भेजा है। फिलहाल डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी, जिस तरीके से ये प्रियंका गांधी को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी नजर में
क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरेंगी प्रियंका गांधी बीजेपी के लिए? वो देखिए, जो अभी तक देखने में आ रहा है, उनका जितना प्रचार चल रहा है इस वाले जो ये है 2024 वाला जी, वो बहुत ही इफेक्टिव कैंपेनिंग है उनकी। और जो इन्होंने वादा किया था भाजपा ने, जो किसानों के बारे में वादा किया है, और जो इन्होंने नौकरी देने का वादा किया था, जो महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं, और जो हमारी जो बहनें हैं उनके ऊपर जो काम हुआ, जैसे हमारे जो वोटिंग प्लेयर यहाँ बैठे आके वो इंटरनेशनली गया मसला, उस पर ईरानी जी ने भी इस तरह का वक्तव्य दिया कि वो और परेशानी वाला ना हो, कि अमेठी वाले मुद्दे भी छिड़ गए। तो ये जो चीजें हैं ये इस बार प्रियंका जी के फेवर में जा रही है। और जो आपने बताया था कि जो पहले उनका स्लोगन फेल था, इस बार मुझे नहीं लगता है कि उनका स्लोगन फेल होगा। जी, नहीं इस बार आपको मतलब इस बार अंडर करंट कुछ और है, आपको लगता है कि इस बार जो है बीजेपी लॉस में है? तो जो मैं कह रहा था शुरुआत में, जैसे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे, 3 बार प्रधानमंत्री रहे, वो 13 दिन फिर 13 महीने, उसके बाद 5 साल, और 2014 में शाइनिंग इंडिया का जो नारा था उसके बाद वो चले गए थे बाहर। ऐसी तीसरी टर्म में ये जो है ये ऐसा होने की उम्मीद है। तो अगर क्या इतिहास दोबारा रिपीट होने जा रहा है, ऐसा कुछ लगता है आपको, या फिर 400 पार का जो नारा है वो कामयाब रहेगा डॉक्टर बीपी त्यागी? नहीं, देखिए अजय जी, मेरे हिसाब से 400 पार का जो नारा है वो मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि लंबी लाइन हमेशा खींचना चाहिए, उससे एनर्जी पता लगती है पार्टी की या किसी भी संगठन की। लेकिन वो नारा इस बार जमीनी स्तर पर एक्टिव होता नजर नहीं आ रहा है। एक्टिव होता इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मुद्दे में महंगाई वाली, और जो आर्मी में इन्होंने नौकरी को छोटा किया है, जो पेपर लीक हुआ है, किसानों के मुद्दे में, ये सब मुद्दे जब मिल जाते हैं एक साथ, तो क्योंकि उन्होंने ही बोला है और वही इसको पूरा नहीं कर पा रहे। एक्चुअली जो हम मैनिफेस्टो जारी करते हैं, माननीय चुनाव आयोग और खुद बोलते हैं आपको कि जो आप जनता को प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाते तो वो आपकी गलती है। और अब उन्होंने जो भी हमसे वादे किए, चुनावी वादे जनता से, उनको उसके बारे में सोचना चाहिए था कि कम से कम चलो, अगर हर जिले में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए हैं तो वो ठीक है। मतलब यह है कि आपको लोगों में नाराजगी है बीजेपी को लेकर, आप ये कहना चाह रहे हैं लोगों में नाराजगी है, और इसका फायदा जो है कांग्रेस उठा सकती है। विकल्प की जैसे कल बात हो रही थी कि विकल्प जो है जनता ढूंढ रही है कि एक विकल्प उन्हें मिल जाए, तो अगर वो विकल्प जो है कांग्रेस के अंदर दिखाई देता है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है समाजवादी पार्टी की बैसाखी के सहारे चल रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जनाधार तो है नहीं, वोट परसेंटेज है नहीं, इतना कार्यकर्ता इतने ज्यादा है नहीं। ऐसे में सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, 63 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये तो जो है छोटे भाई बड़े भाई वाली कंडीशन है कि भाई ठीक है, हम अब ये जो है इसमें कुछ मिल जाए। सिर्फ चर्चा इस बात की ज्यादा हो गई क्योंकि गांधी परिवार के दोनों बच्चे जो है, यानी कि दोनों व्यक्ति चुनावी मैदान में आ जाएंगे, और यदि फिर से बीजेपी जो है परिवारवाद का जो है आरोप लगाएगी कांग्रेस पार्टी के ऊपर। देखिए परिवारवाद, पहले जो है शहजादे थे, वो शहजादी भी क्या वाला शब्द भी आ सकता है। नहीं अजय जी, देखिए जो अखिलेश की पार्टी है वो अभी नेशनल पार्टी नहीं है, और क्योंकि नेशनल पार्टी अभी नहीं है, वो स्टेट लेवल की पार्टी है, तो उनका उत्तर प्रदेश में काफी होल्ड है, इस बात से हम सहमत है। लेकिन जो कांग्रेस है, ये हम उसका बड़प्पन भी मान सकते हैं कि उन्होंने, क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश में होल्ड है, उनको बोला भाई आप ज्यादा सीट रखिए, हमें कम दे दीजिए, ये उसमें भी हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका वर्चस्व इतना कम हुआ है, और क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उनको पूरे भारत को देखना है, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि चलिए अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने विधानसभा में भी अच्छा काम किया है, तो उनको इतनी सीटों पे हम अलाउ कर देते हैं, अपनी छोटी ले लेते हैं, तो इसको बड़प्पन भी मान सकते हैं। अगर हम उसमें भी ले जो भाजपा है
जो अपने कैंडिडेट खड़ी कर रहे हैं वो सोच समझ के खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको एक वजह से बता रहा हूँ जी। इस बार जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है वो उसी कैंडिडेट को वोट कर रहे थे जो कैंडिडेट जीत रहा है जी। वो किसी भी पार्टी का हो। इस बार उनका बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट है, जो भाजपा को हरा रहा है उसको वोट देंगे। और ये हमने जाके इंटरव्यू किया है, लोगों से धरातल पे पूछा है। मतलब आपके पास में पूरा एक इनपुट आया है कि आपने धरातल पूछा है कि जो स्ट्रांग फाइट में है उसके साथ मुस्लिम वोटर जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि पसमानदा हमारे साथ में है, तो और जो मुस्लिम बहनें हैं 3 तलाक की वजह से वो हमारे साथ में है, फिर तो यानी कि पुरुष जो है एक बार की चला भी जाए, लेकिन पसमानदा मुस्लिम और जो मुस्लिम बहनें हैं वो तो जा रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं मोदी जी को। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं? देखिए हमारी जो नुक्कड़ सभाएं होती है जी, उनमें हमारी सारी बातें होती हैं जी। तो वो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं बोलते हैं कि नहीं मुद्दा बनाया गया है, ऐसा कुछ है नहीं। और हमारी जो उनकी जो महिला शक्तियां हैं वो इतना मुखर होती नहीं है, वो बाहर आती नहीं है, बोलती नहीं है। पर इस चीज को अगर वो 100% मान के चलते हैं तो ठीक है, वो हो सकता है जी। लेकिन हमारी एक नुक्कड़ सभा में कल भी बात हो रही थी, उसमें बात निकल के आई है कि ये सिर्फ इन्होंने जुमला बनाया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो उनकी बात बता रहा हूँ, मतलब ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, मैं उनकी अपनी बात बता रहा हूँ कि उनका ये वर्जन है। चलिए ठीक है। तो जैसा ये कहा जा रहा है, ये इसके पीछे क्या रणनीति है बलराम गुप्ता जी, की आप लोग जो है अयोध्या जाएंगे रामलला के दर्शन करने, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, और जब निमंत्रण आया तब तो आप लोग गए नहीं, ये क्या मतलब है भाई? देखिए अजय जी, ये स्पष्ट है, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर जो अभी पूर्णता भी अपनी प्राप्त नहीं कर सका था, जो अभी पूरी तरीके से बन भी नहीं सका था, उसका केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, वो कहीं से भी सनातन धर्म की किसी भी मानक पे खरा नहीं उतरता है। हमारे सनातन धर्म के समस्त अधिकतर शंकराचार्य ये कह रहे थे कि अभी मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, और जब तक मंदिर पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक वहां पे प्रभु श्री राम की मूर्ति का उद्घाटन नहीं हो सकता, मंदिर का उद्घाटन नहीं हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इसका चुनावी लाभ लेना चाहती थी, और पूरे उस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने टेक ओवर कर लिया। जो मंदिर के ट्रस्ट की टीम कमेटी थी उसका भी हस्तक्षेप पीछे हो गया। पूरा का पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, और जहां पे राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करती हो, अगर हमें कांग्रेस पार्टी को सनातन धर्म के हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी जैसे महापुरुषों ने आमंत्रित किया होता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बच्चा कार्यक्रम में अवश्य पहुंचता, लेकिन चूंकि वो राजनीतिक इवेंट था इसलिए कांग्रेस पार्टी वहां नहीं पहुंची। हम लगातार जब भी अवसर मिलता है अयोध्या जाते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। चलिए ठीक है, धार्मिक कार्य अपने अपने व्यक्तिगत उसके लिए करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का दुरुपयोग करती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 10 वर्ष के लिए में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्ष कार्यकाल करने का मौका दिया। और वो क्यों दिया? भारत की जनता एक परिवर्तन चाहती थी, देखना चाहती थी कि शायद जो सरकारें पिछली नहीं कर पाई हैं उससे कुछ बेहतर, क्योंकि इन्होंने गोदी मीडिया के थ्रू, विज्ञापनों के थ्रू एक ऐसा माहौल बना दिया था कि हम बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं,
आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, 15 लाख आपके खाते में डालेंगे, काला धन वापस लाएंगे। आज वो मुद्दे कहाँ हैं? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं वो साहब वो तो जुमला था, वो तो चुनाव में जुमला बोला जाता है, जुमला था। तो जुमलों के सारे जो लोग सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए, अब सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। 2019 में पुलवामा जैसी अगर एक दुर्घटना नहीं हुई होती तो 2019 में ही देश की जनता आदरणीय मोदी जी से रही थी और बताइए 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी, 5वें नंबर पर पहुंच गई, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ गई। आप बताइए मेक इन इंडिया जो है आज कहां से कहां पहुंच गया, देश की जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, लोग जो है सबसे ज्यादा आज जो है टैक्स दे रहे हैं, है ना, तो जीएसटी का कलेक्शन सबसे ज्यादा हाई है। और आप कह रहे हैं रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं फिर भी इसके बावजूद भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हाँ, आलोचना होगी, तथ्यों के आधार पर आलोचना कीजिए बीजेपी की, लेकिन ऐसे तथ्य तो हो जो डाइजेस्ट हो जाए कि हाँ ठीक है जी। रेलवे स्टेशनों का निजीकरण कर दिया गया है। कहाँ रेलवे का निजीकरण हो गया, कहाँ हो गया बताइए? कौन से स्टेशन का निजीकरण हो गया, कौन सी ट्रेन का निजीकरण हो गया? अरे कितने स्टेशन दिए गए? अरे बताइए कौन से स्टेशन का निजीकरण हुआ, नाम बताइए। स्टेशन छोड़ा है, कौन सा हवाई अड्डा छोड़ा है, आप बताइए ना। अरे बताइए कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है इसका निजीकरण हो गया, या कौन से जोन की रेलवे का जो है निजीकरण हो गया, बताइए, और किसको मिला? अजय, कौन सी कंपनी चला रही है? रेलवे स्टेशन तक ही रुके, मैं कह रहा हूं देश के एयरपोर्ट तक निजी कंपनियों के हाथों में दिए थे। अरे भाई अरे क्या नहीं, रोडवेज की बसें भी तो जो है अंडरटेकिंग में चलती हैं भाई। अगर एयरपोर्ट अगर कोई एविएशन कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी है, चला रही है भाई, एयरलाइन अलग है, बाकी अलग अलग कंपनियां हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं वो अंडरटेकिंग है? क्या उत्तर प्रदेश में बसें नहीं चलती? यूपीएसआरटीसी के अंडर में, स्टेट कैरीज में चलती है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि नहीं उसका भी जो है निजीकरण हो गया। कल को आप कह देंगे यूपी रोडवेज का भी निजीकरण हो गया, प्राइवेट बसें भी चल रही हैं अंडरटेकिंग में, ऐसा नहीं हो सकता। जी त्यागी जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं अजय जी कि 80 करोड़ जनता को अगर कोई पार्टी खाना खिला रही है और उसी 80 करोड़ जनता से जीएसटी ले रही है, अब वो बेचारे कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं, वो तेल लेने जाते हैं, साबुन लेने जाते हैं, साबुन तो दे नहीं रही है उनको, कोई भी चीज लेने जाते हैं उसमें जीएसटी पे कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि 80 करोड़ गरीब लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी खाना खिला रही है उन्हीं से जीएसटी भी ले रही है, और ऐसे काफी सारे सामान हैं मार्केट में, हर चीज पे जीएसटी लगा है। तो इस जीएसटी को आप किस लेने लेंगे? मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ और बलराम जी से जानना चाह रहा हूँ। 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं वो भी जीएसटी दे रहे हैं, इस जीएसटी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए सरकार है अपना टैक्स ले रही है, लेकिन आप जीएसटी को कितना सही मानते हैं कितना गलत मानते हैं वो चर्चा का अलग मुद्दा हो जाएगा। फिलहाल यह है कि डेवलपमेंट बीजेपी ने किया या नहीं किया, इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या गरीब लोगों से जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यदि आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं उस पर टैक्स तो आप देंगे ना। वो टैक्स जो है पहले जो है इंस्पेक्टर राज था, अलग अलग तरीके से टैक्स दिया जाता था, बाद में कंबाइन करके जीएसटी बना दिया, अब एक ही तरह का टैक्स लगता है। इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाई, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है डिबेट का भी कि इंस्पेक्टर राज से कैसे मुक्ति मिली, अदरवाइज आपको कितनी तरह का टैक्स इंस्पेक्टर राज से आपको जो है परेशान होना पड़ता था। फिलहाल कुल मिलाकर यह है कि हाँ बीजेपी ने जो किया उसका ठीक है, लेकिन एक बात को लेकर स्मृति ईरानी जरूर कह रही हैं और इस चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए भी सब्जेक्ट है डॉक्टर बीपी त्यागी एज ए विश्लेषण करने के लिए, और कांग्रेस प्रवक्ता के लिए तो है ही है। खैर वो कह रही हैं कि अमेठी की जनता को 19 लाख लोगों को मुफ्त राशन पहुंच रहा है, ऐसे में वो 19 लाख लोग कैसे राहुल गांधी के साथ जाएंगे? अजय जी जी आपने शायद ये खबर पढ़ी नहीं होगी कि जो आजकल कफन काठी वाला जो सामान आ रहा है ना जी, उस पे भी 5% जीएसटी है, और वो जो सामान है 500 से 700 रुपए महंगा हो चुका है। जो गरीब आदमी है जिसके पास कफन का सामान लेने के लिए पैसा नहीं है
उसको उस सामान पे जीएसटी देना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं जीएसटी की बात नहीं करेंगे तो गलत होगी ना बात। मतलब अगर आप जीएसटी की बात वो उठा रहे हैं बलराम जी, उसको डेप्थ में सोचिए ना। नहीं, इसमें भी बात करेंगे और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी चर्चा करेंगे जीएसटी के ऊपर भी, कि जीएसटी कहां कहां लगा और कैसे लगा और उसमें कितना जायज है कितना नाजायज है, और आम जनता। अजय जी एक बात बताइए, जीएसटी से गरीब, बेरोजगार और जैसा कि अभी त्यागी जी ने बताया है कि जो राशन जिनको गवर्नमेंट दे रही है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, सिर्फ राशन से ही तो रोटी नहीं चल जाएगी। उस गरीब जनता को जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसकी तादाद 80 करोड़ बताते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो माचिस भी लेने जाती है तो जीएसटी देती है, वो शक्कर भी लेने जाती है जीएसटी देती है, सारा कुछ भी अगर वो लेना चाहती है वो गरीब जनता, तो वो जीएसटी, मोटा जीएसटी पे कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने उसी वक्त ये बात कही थी जब जीएसटी का ये लोग रात में 12 बजे जश्न मना रहे थे लागू करके कि ये टैक्स गब्बर सिंह टैक्स है, इससे देश की जनता को काफी प्रभावित होना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने उस वक्त भी कहा था जब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम इस गब्बर सिंह टैक्स में सुधार करेंगे, और सुधार की बहुत संभावना है, जरूरत है। आज जो जीएसटी चल रहा है, जीएसटी से जो पैसा, जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है, मैं अजय जी ये पूछना चाहता हूं, वो पैसा देश के इस गरीब वर्ग को, वंचित वर्ग को, दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के रास्ते पे लाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए था। क्या वो मोदी सरकार कर रही है? वो पैसा तो अपने पूंजीपति मित्रों के कर्ज माफी में वो कर रहे हैं। 15 लाख करोड़ के करीब इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ कर दिया। क्या ये उस गरीब जनता के साथ, उस दलित, शोषित और वंचित समाज के साथ मोदी सरकार ने छलावे का काम नहीं किया कि टैक्स लिया उसने गरीबों से, चलिए, और कर्जा माफ कर रहे हैं वो अपने अमीरों का। नहीं, अगली बार इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, कैसे टैक्स माफ होता है, क्यों टैक्स माफ किया, क्यों बिजनेसमैन या उद्योगपति को टैक्स माफ हुआ और इसका कहां कितना असर पड़ा, क्या सरकार की इसकी पर पॉलिसी होती है, उसको डिस्कस करेंगे अगले उस टर्म के अंदर। फिलहाल हम रायबरेली पर रहे, अमेठी पर रहे, वहीं पर रहे, अदरवाइज इधर उधर हम भागेंगे तो फिर एक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निष्कर्ष जो है वो ये है कि रायबरेली से यदि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ती हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में और देश की सियासत में क्या फर्क देखने के लिए मिलेगा, और यदि जीतकर आती हैं तो संसद में किस तरह की आवाज सुनाई देगी। क्योंकि अभी तक राहुल गांधी अकेले एक ऐसे चेहरे के रूप में थे गांधी परिवार की तरफ से जो दिखाई देते थे, और सोनिया गांधी के साथ। अब सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी, और यदि दोनों जीत जाते हैं तो वायनाड से तो घर सीट उनकी जो भी है 4 जून को पता चलेगा, हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जनता जनार्दन है, कोई भी फैसला कर सकती है। फिलहाल यदि ये दोनों चेहरे जीत कर आते हैं गांधी परिवार से तो सदन के अंदर जो आवाज सुनाई देगी किस तरीके की होगी, और कांग्रेस पार्टी को क्या संजीवनी मिलेगी प्रियंका गांधी वाड्रा से, या एक नए नेता का उदय होने जा रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में, जो एक नई तरह की राजनीति शुरू हो सकती है कांग्रेस के लिए। जो कांग्रेस संजीवनी ढूंढ रही है कि हाँ हमें उन्हें कुछ ऑक्सीजन मिल जाए, तो क्या वो ऑक्सीजन मिलेगी, और वो संजीवनी क्या रामलला दर्शन करने के बाद मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी? यदि वो रामलला दर्शन करने से पहले ही नामांकन भर दे या तो ज्यादा बेहतर होता, उसके बाद आते आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन पहले आशीर्वाद फिर नामांकन, ये भी एक पॉलिटिकल दांवपेच है। आप जैसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको पॉलिटिकल इवेंट बनाया और वहां पर लोगों को बुलाया, आप भी तो पॉलिटिकली इवेंट कर रहे हैं। आप जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, फिर नामांकन भरेंगे और उसके बाद जब प्रेस को एड्रेस करेंगे। आप भी अपने आप को एक हिंदूवादी नेता के रूप में दिखाना चाहते हैं। कोई बीजेपी हिंदुवादी पार्टी नहीं है, हम भी हिंदुवादी हैं, तो इस वक्त जो है कांग्रेस भी हिंदुवादी पार्टी दिखाना चाह रही है अपने आप को। अजय जी सुनिए, एक सेकंड सुनिए। अजय जी, हम सनातन धर्म के लोग हैं। कोई भी कार्य हमारे परिवार में, हमारे समाज में, कोई भी पुनीत कार्य या कोई भी कार्य हम जब शुरुआत करते हैं, करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। तो अगर चुनाव लड़ने के जा रही हैं प्रियंका जी, अपनी चुनावी राजनीति का
सफर शुरू करने जा रही हैं प्रियंका जी, अगर वो अब इस वक्त मंदिर जाती है, रामलला, प्रभु रामलला के दर्शन करती हैं, तो इसमें आप उस राजनीतिक इवेंट को इससे कैसे जोड़ सकते, कैसे तुलना कर सकते, मेरी समझ से परे। हम लोग तो जब चुनाव लड़ते हैं तो हम तो हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो वो धार्मिकता हमारी जो अंतर है, जो हमारा और उनका अंतर है, हम व्यक्तिगत रूप से ईश्वर में आस्था रखते हैं, वो उस आस्था को बेचने का काम करते हैं। वो राजनीतिक इवेंट था, और ये एक जो है, ये हमारी भावना है कि भाई हम राजनीतिक सफर शुरू करने जा रहे हैं, चुनावी राजनीति में जा रहे हैं, तो हम पहले अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करें, चलिए ठीक है, भगवती के दर्शन करें, हम यज्ञ करें। तो इसको आप उसके अगर तुलना कर रहे हैं तो अजय जी मैं इस बात का खंडन करता हूं। चलिए डॉक्टर बीपी त्यागी, एक सवाल है रायबरेली को लेकर। जैसे सोनिया गांधी वहां से सांसद रही हैं इतने टर्म में, हर चुनाव दर उनका जो हार जीत का अंतर है वो कम होता वो चला गया। 5 लाख का कभी अंतर था, वो हर चुनाव दर वो जो है कम होता चला गया। और जो पिछला अंतर है वो 1,67,178 का है, जब दिनेश प्रताप सिंह को उन्होंने हराया। तो यानी कि जो है रुझान, यानी पब्लिक जनता में पकड़ या लोकप्रियता वो डाउन हो रही थी सोनिया गांधी की। और उसके बाद यदि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ने जा रही हैं तो चुनौती तो है, कड़ी चुनौती है उस वोट परसेंटेज को जो है बढ़ाना और उस लोकप्रियता को फिर से वापस हासिल करना। तो कितनी बड़ी चुनौती है प्रियंका गांधी के लिए। यदि पहले ही डेब्यू में वो फेल हो गई फिर क्या होगा? नहीं अजय जी, देखिए हर नेता के सामने चुनौती होती है, और जिसके सामने ज्यादा बड़ी चुनौती होती है वही अच्छा नेता बनता है। आप ऐसे में मान के चले कि जिसके सामने चुनौती नहीं है वो अच्छा नेता है, मैं मान के नहीं चल जाएगा। अच्छा नेता वही है जिसके सामने चुनौती है और वो उसको सारा संभाल लेना विधि से उसको एक्सेप्ट करता है। तो जो ये है प्रियंका जी है, आपने भी उनसे सुनी होंगी, और वोटिंग की पार्टी से है बलराम जी, हमने भी सुनी है, हमने पर्सनली उनसे बात भी की है। लेकिन जो उनकी बातों से, उनकी स्पीच से, और जो उसके सब कुछ जो हम देखते हैं, वो इंदिरा जी का जो आईना है वो उनमें नजर आता है। और उनका बोलने का तरीका, एक्सेप्टेंस आती है लोगों में, ऐसी बात नहीं है। और जो बात राहुल जी की है, राहुल जी को उनकी आईटी कंपनी ने इस तरह का दिखाया है। राहुल जी से जो पर्सनली मिले हैं ऐसी बात नहीं है। और जो ईरानी जी है उससे भी मैं पर्सनली मिला हूँ, आपको बताया हूँ, बहुत अंतर है। बात करने से पता लग जाता है कि कौन आदमी किस कैलिबर का है। पर बात ये आती है कि जो मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी ये है कि अमेठी में राहुल जी जीत रहे हैं और रायबरेली में प्रियंका जी जीत रही हैं। चलिए ठीक है, खुशखबरी आपके लिए बलराम गुप्ता की एक राजनीतिक विश्लेषक ने कह दिया, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं कई, और प्रियंका गांधी वाड्रा से भी कई सारी मुलाकातें हैं उनकी। तो बीपी त्यागी जो है बीजेपी के नेताओं से भी मिलते रहते हैं, लेकिन जो है सभी का आकलन करते हैं। फिलहाल अब आपके लिए खुश होने की बात है, अगर जीत जाते हैं तो क्या होने वाला है बताइए, अगर जीत जाते हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी जीत में भी हार में भी चिंतित नहीं, हैरान में। अगर जीत हमारे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को जिताती है, जीत का अवसर प्रदान करती है, तो आप विश्वास मानिए कि पिछले 10 वर्षों में जो मोदी सरकार देश को विकास के पथ से भटका चुकी थी, हम पुनः देश को विकास के पथ पर लाएंगे। और देश के, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में स्पष्ट कहा गया है कि हम इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो 30 लाख
जो चलिए सरकारी ठीक है, रिक्त वो पद ठीक है, वो मैनिफेस्टो में है, वो चर्चा हो रही है। फिलहाल यहां पर ये हो रही है इसका विकास या उसका विकास, यानी बीजेपी का विकास, कांग्रेस का विकास, यानी किसका विकास ज्यादा अच्छा है। जैसे कि पहले रिनका का ऐड आता था, किसकी चमकार ज्यादा अच्छी है, सफेदी किसकी ज्यादा अच्छी है, ऐसी जो है जनता तय करेगी कि वो जो है किसका विकास उसको पसंद आ रहा है। यानी बिल्कुल जनता तय करेगी किसका विकास पसंद आ रहा है। उसने देख लिया ये 10 वर्ष में क्या विकास कर सकते हैं। एक समय था जब देश में दूरदर्शन चैनल पे चलता था, क्या उस वक्त की क्या सोच थी? देश प्रेम के गाने थे, ठीक है, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों, ये गाने बनते थे। नहीं दूरदर्शन में क्या चलता था, मैं लगभग 5 साल रहा हूं दूरदर्शन में, मुझे पता है। आज क्या माहौल हो गया, आप माहौल देखिए अजय जी, आपको भी लगेगा। हम लोग जब ईद होती थी सिमैया खाने जाते थे। अरे पता है मुझे दूरदर्शन का कल्चर पता है। होती थी वो गोलियां खाने आते थे। आज इन्होंने तो इतनी खाई बढ़ा दी। अब साहब देखिए, बीजेपी का तो एक सूत्री कार्यक्रम है, ये अंग्रेजों के चेले हैं और अंग्रेजों की मजबूरी करते थे। समय का अभाव है, समय का अभाव है। लास्ट मुसलमान से बांटो, ठीक है, अपर को दलित से बांटो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो पॉलिटिकल मंच, ये बातें पॉलिटिकल मंच पे कहिएगा बाद में। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा क्या करने जा रही है और बीपी त्यागी ने कह दिया। अरे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्षमा चाहूंगा बलराम गुप्ता जी। बीजेपी का कार्यकर्ता क्या कर रहा था वो आपने देखा नहीं देखा? चलिए ठीक है, क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है, समय कम है बलराम गुप्ता जी, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रही है और अमेठी से जो है राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, 27 और 28 तारीख में दिल्ली में मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद फैसला किया जाएगा। और यहां तक कहा जा रहा है 1 मई को राहुल गांधी नामांकन भरेंगे और 2 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा नामांकन भरेंगी रायबरेली से। अब रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे या कोई और कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से लेती है, कितनी बड़ी चुनौती मान के चलती है, या फिर उसकी रणनीति कुछ और रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे अभी हम परत दर परत। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी राजनीति में डेब्यू करने जा रही हैं और पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं रायबरेली से। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।